नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कौशल कुमार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को रांची के प्रभात तारा मैदान में लगभग 50,000 योग प्रेमी प्रधानमंत्री के साथ योगाभ्यास करेंगे। इसको लेकर प्रभात तारा मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रभात तारा मैदान का भ्रमण किया और तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम स्थल के लेआउट से अवगत कराते हुए विस्तार से कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी मुहैया कराई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऐसे प्रधानमंत्री जी जो योग को पूरी दुनिया में योग के प्रचार प्रसार करते हुए झारखंड की धरती में इस 25वीं योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ उपस्थित होकर पूरी दुनिया को योग का संदेश देंगे। सांस को शरीर के साथ जोड़ना, मन को सांस के साथ जोड़ना और जीवात्माओं को परमात्माओं के साथ जोड़ना, यही योग है। और यही योग आज पूरी दुनिया भर में योग का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा और इनका पूरी दुनिया उपयोग कर रहा और पूरी दुनिया योग कर रहा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पूरी दुनिया योग करे, निरोग रहे, योग बने और मानव कल्याण की सेवा करे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री रघुवर दास सबसे पहले उस स्टेज पर पहुंचे जहां पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगासन करेंगे। इस दौरान मौजूद अधिकारियों से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तैयारियों से जुड़े कई सवाल भी पूछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की धरती से पूरे विश्व को योगासन के जरिए योग का महत्व बताएंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले राज्य के डीजीपी KN चौबे, एडीजी, आईजी, डीआईजी के अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, रांची के एसएसपी अनीश गुप्ता समेत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य का नहीं, देश का भी नहीं, पूरे संसार का ये एक फेस्टिवल ऑफ योगा है। यूनेस्को ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि रांची को इस बार ये मौका मिल रहा है कि हम लोग ऑर्गेनाइज करें। मुझे पूरा यकीन है कि रांची में टूरिज्म को इसको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा इससे। आपको बता दें कि 21 जून को प्रभात तारा मैदान में प्रधानमंत्री के साथ आम लोगों के योगासन के लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि इस दौरान योग की पूरी क्रिया खुले आसमान के नीचे होगी। सुबह 6 बजे से 6:45 तक योगासन का कार्यक्रम होगा और वहां पर शामिल जनता योगाभ्यास करेगी। इसका गवाह भारत के साथ साथ पूरी दुनिया बनेगी। रांची से सनमार्ग लाइव के लिए संवाददाता चंदन वर्मा की रिपोर्ट। 3 तलाक के बाद अल्पसंख्यकों को साधने के लिए भाजपा ने नया दांव खेला है। सरकार का ये तोहफा अगले 5 सालों में 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वजीफे की शक्ल में होगा। अल्पसंख्यकों पर भाजपा सरकार का खेला गया यह कार्ड विपक्ष के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनने वाला है। 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं में अपनी पैठ बना रही भाजपा अब मुस्लिम छात्रों को अपने पाले में करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट में अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिया जाने का फैसला किया है और वजीफा प्राप्त करने वालों में आधी संख्या में लड़कियां होंगी। अल्पसंख्यक वर्ग की स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। देश भर के मदरसों में मुख्य धारा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मदरसा शिक्षकों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि वो मदरसों में मुख्य धारा की शिक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर आदि की पढ़ाई कर सकें। शिक्षा के मामले में अगर मोदी सरकार या आज की सरकार या आज की गवर्नमेंट अगर उस पर पहल करती है, इससे अच्छा और लाभदायक क्या हो सकता है, फ़ायदामंद क्या हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे गरीब गुरबा के बच्चे जो हैं मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। अगर उसको माइनॉरिटी के तौर पर छात्रवृत्ति के तौर पर अगर कुछ से पैसा मिलता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा ये पहल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं अल्पसंख्यक के ऊपर में, इसमें जो है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ये होने वाला है, रोजगार होने वाला है कि बहुत बच्चे यहाँ पे जो है
कुछ आर्थिक स्थिति के कारण जो नहीं पढ़ पाते थे, और हमारे स्कूल में भी जो है ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे जो उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। तो ये जो सरकार ने जो चलाई है योजना से मेरे बच्चे बहुत ही आगे बढ़ेंगे। रोजगार व रोजगार के मौके एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स आदि योजनाओं के द्वारा 5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनमें 50% से ज्यादा लड़कियों को शामिल किया जाएगा। इनमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए 10 लाख से ज्यादा बेगम हजरत महल बालिका छात्रवृत्ति भी शामिल है कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो स्कॉलरशिप का जो प्रोविज़न किया है वो काफ़ी अच्छा है, और अभी जो 5 करोड़ के बाद जो उन्होंने किया है ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि कल तक सिर्फ हम लोग जानते थे, सुनते थे या समझते थे कि नहीं भाई क्या हो रहा है। मैं 1-2 एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। जब इसको सच्चर कमीशन के बाद से जब इस अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप की बात कही गई, तो उस समय पर जो स्कॉलरशिप भरने का जो प्रोविज़न था वो काफ़ी पेचीदा था। आप 10-10 रुपये का स्टाम्प पेपर आप खरीदें, बच्चे ब्लैक में स्टाम्प पेपर खरीद के लाते थे, फिर वो नोटरी पब्लिक से एफिडेविट कराते थे। काफ़ी लंबा प्रोसेस हुआ करता था, जिससे काफ़ी बच्चे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे। कभी किसी का सिग्नेचर छूट गया, कभी किसी, इतने सारे बच्चों को पेपर्स वगैरह समझ में भी नहीं आते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट में, इस मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने जो काम किया अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत ही सराहनीय है। जिन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं नहीं है, वहां प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पॉलिटेक्निक, ITI, गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल टाइप आवासीय विद्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर आदि का युद्ध स्तर पर निर्माण शुरू किया गया है। पढ़ो व बढ़ो जागरूकता अभियान के अंतर्गत उन सभी दूर दराज के क्षेत्रों में जहां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन है तथा लोग अपने बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में नहीं भेज पा रहे हैं, उन माता पिता को अपने बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में भेजने हेतु जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं को सुविधा एवं साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी काम किया जाएगा। इन तमाम योजनाओं के लागू होने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा सरकार का चलाया गया यह ब्रह्मास्त्र कितना कारगर साबित हो पाता है। रांची से सनमार्ग लाइव के लिए संवाददाता कौशल की रिपोर्ट। अभी गोड्डा विधायक प्रदीप यादव के यौन शोषण का मामला थमा भी नहीं था कि एक और विधायक के द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है। इस बार आरोप एक शिक्षिका ने लगाया है। महिला आयोग के समक्ष मंगलवार को एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। विधायक शिवपूजन मेहता पर यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप लगाते हुए एक शिक्षिका शिकायत लेकर महिला आयोग पहुंची। वहीं विधायक शिवपूजन मेहता ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए मामले से अलग कर लिया है। महिला शिक्षिका का कहना है कि वह जपला स्थित मध्य विद्यालय हुसैनाबाद में शिक्षक के पद पर पदस्थापित है, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें शिवपूजन मेहता के द्वारा गेस्ट हाउस बुलाया जाता है। जब महिला शिक्षक ने ऐसा कुछ करने से इनकार कर दिया, तब उसे कई प्रकार की यातनाएं दी जाने लगी। महिला ने आयोग को बताया कि पीड़ित महिला कुंवारी लड़की है और उसकी शादी की बात चल रही है। ऐसी हालात में पीड़ित महिला जब गेस्ट हाउस जाने से मना कर दी, तब विधायक की ओर से महिला शिक्षिका को मानसिक प्रताड़ना दी जाने लगी। शिक्षिका हारकर महिला आयोग की शरण में आई है। महिला आयोग ने पीड़ित शिक्षिका की फरियाद सुनते हुए पूरे मामले पर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल महिला आयोग की ओर से पीड़ित शिक्षिका की पहचान गुप्त रखी गई है। बात इतना ही था कि भाई वो विधायक की बात मानी नहीं, उनको सर्किट हाउस में बुलाया जाता था, और बुलाया किसके थ्रू जाता था? उनके हेडमास्टर, उनके प्रिंसिपल और उनके कोई डायरेक्टर हैं दिलीप झा, इन लोग के थ्रू। अब वो सब काम सबसे नहीं होता है, कोई होता है मर्जी से हो, कोई जबरदस्ती। इसने कहा कि मैं कुंवारी हूँ, मेरे साथ में मतलब मेरी शादी का भी बात चल रहा है, इसने सर्किट हाउस से मिलने से इनकार कर दिया। यही इसकी गलती थी कि विधायक की बात को उसने नहीं मानी, जो मेरे पास में आया और जो मीडिया को उसने बताया। उसके बाद उसके साथ में तरह तरह का प्रताड़ित होना शुरू हो गया। पीड़ित शिक्षिका की ओर से लगाए गए आरोपों के बारे में जब हुसैनाबाद विधायक शिवपूजन मेहता को अवगत कराया गया, तब उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपने आप को बेगुनाह बताया। अब यह देखना अहम है कि मामले की शिकायत पुलिस से न करके महिला आयोग से करने में क्या तर्क छुपा है। इस शिकायत के बाद अब यह जिम्मेदारी महिला आयोग की हो जाती है कि वो पता करे कि कौन दोषी है और कौन भुक्तभोगी। रांची से सनमार्ग लाइव के लिए चंदन वर्मा की रिपोर्ट। पूरे देश भर में डॉक्टर और परिजनों के बीच मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में भी आए दिन डॉक्टर और परिजनों के बीच मारपीट की घटनाएं होती है। मारपीट में डॉक्टर हो या परिजन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। आखिर कैसे डॉक्टर और परिजनों के बीच मारपीट इस घटना पर लगाम लग सकता है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, मगर धरती के भगवान अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। यही कारण है कि डॉक्टर समय समय पर आंदोलन करते हैं और हड़ताल पर चले जाते हैं। उसका खामियाजा उन मरीजों को भुगतना पड़ता है जिनका मारपीट से कोई लेना देना नहीं है। जरूरत है डॉक्टर और परिजन दोनों संयमित रहें। डॉक्टरों और मरीजों के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की पड़ताल सन्मार्ग लाइव की टीम ने की। देखिए डॉक्टरों एवं मरीजों के रिश्तों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 2-3 चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्रेट अवे आ जाती। एक तो कि डॉक्टर और मरीज के बीच में बहुत मिडलमैन आ गए हैं, जो शायद पहले नहीं था। मिडलमैन आने से मिडलमैन क्या पिक्चर पेश करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर के बारे क्या बताता है और मरीज के बारे क्या बताता है। पहले एक बीच का रिश्ता नहीं, मैंने एक 1-to-1 रिश्ता था जो भरोसे पे कायम था। दूसरा है व्यवसायीकरण हो गया है। सबको पता है डॉक्टर ये स्टेप उठा रहा है तो शायद सिर्फ पर्सनल फ़ायदे के लिए उठा रहा है या हॉस्पिटल के फ़ायदे के लिए उठा रहा है। कुछ हद तक ये सही भी होता है, लेकिन 90% लोग मरीज़ की भलाई ही देखते हैं। थोड़ा सा उसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है और थोड़े, जैसे मैंने बताया, बीच के लोग भी इस बात को हाईलाइट कर देते हैं। तीसरी बात, थोड़ा डॉक्टरों की कमाई से समाज में एक ऐसा दुष्प्रचार चला गया है कि ये बहुत कमा रहा है, कोई उसके पीछे की मेहनत नहीं देखता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन जो कलकत्ता में हुआ वो अलग इंस्टेंस था, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। आप सबको पता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। बाकी लास्ट चीज़ है कम्युनिकेशन। जो डॉक्टर अपने मरीजों से पहले बात करते हैं और लगातार ट्रीटमेंट में बात करते रहते हैं, डिस्चार्ज के समय बात करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ना के बराबर आती है। सीनियर डॉक्टरों की राय माने तो समाज असहिष्णु होता जा रहा है। वहीं चिकित्सकों में प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है तथा युवा चिकित्सक विभिन्न वजहों से तनाव में रहते हैं। अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। वहीं जूनियर डॉक्टरों की माने तो मारपीट का मुख्य कारण एक मरीज के साथ कई परिजनों का अस्पताल आना और सुरक्षा की कमियां हैं, क्योंकि मरीजों के साथ ज्यादा व्यक्ति होने से मरीज का इलाज डॉक्टर ठीक तरीके से नहीं कर पाते। और की कमी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखिएगा कि वर्कलोड कम है, एक डॉक्टर के पास 10 या 20 पेशेंट भर्ती होते हैं। हमारे यहाँ 40, 50, 60 भर्ती हैं, तो 50 लोग को बराबर काउंसिल करना बहुत आसान नहीं होता है। इसके लिए डेफिनेटली एक अलग काउंसलिंग के लिए लोग होने चाहिए, और नहीं तो इसमें सीनियर डॉक्टर्स को भी बैठ के उनको अलग से समझाना चाहिए, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स पे काफी लोड रहता है। तो ऐसी स्थिति में सीनियर डॉक्टर्स उन्हें समझा सकते हैं। समाज हमेशा से ही डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देता आया है। मरीजों के परिजन जो काफी उम्मीद लिए अस्पताल पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि अगर डॉक्टर मरीज को सही तरीके से छू भी देंगे तो उनका मरीज स्वस्थ हो जाएगा। वैसे में मरीज की बीमारी से परेशान परिजन डॉक्टरों से बेहतर व्यवहार की उम्मीद करते हैं, लेकिन परिस्थितिवश डॉक्टरों से अपेक्षाकृत समुचित ध्यान नहीं मिल पाने की वजह से आक्रोशित हो जाते हैं और संयम के अभाव में मामला बिगड़ता चला जाता है। पेशेंट आदमी लेके आता है तो मान लीजिए कि डॉक्टर साहब को आदमी देखता है तो उम्मीद जगता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन अब रही बात कि थोड़ा सा पेशेंट के साथ में जो आते हैं उनको भी धीरज रखना होगा और डॉक्टर साहब को भी थोड़ा सा माने कि रिलैक्स मूड में बात करना होगा, तभी ये मामला नरम होगा। अन्यथा मान लीजिए कि आज दिन दुर्घटना होते ही रहेगा और इससे भी डेंजर हो सकता है। सरकारी या निजी अस्पतालों में उपलब्ध डॉक्टरों से परिजन के लड़ने भिड़ने का मामला कोई नया नहीं है, किंतु समय के साथ पेशे से जुड़ी कई भ्रांतियों ने भी इन घटनाओं को जन्म दिया है। ऐसे में जरूरी है कि मरीज अथवा परिजन के साथ इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम सही संवाद स्थापित करे और उन्हें पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट करे। नहीं तो आने वाले समय में जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है वो हड़ताल के मोर्चे पर अथवा अदालत की गलियों में चक्कर लगाते नजर आएंगे। रांची से सन्मार्ग लाइव के लिए संवाददाता फैसल इकबाल की रिपोर्ट। झारखंड के JSCA स्टेडियम में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान अब खूब चौके और छक्के देखने को मिलेंगे। लगातार 10 सालों तक रांची के ठाकुर गांव और पिठोरिया की मिट्टी पिच पर इस्तेमाल के बाद विशेषज्ञ ओडिशा के बलांगीर और बिहार के मोकामा के टाल एरिया की काली मिट्टी से JSCA स्टेडियम की पिच का निर्माण कराया जा रहा है। वही प्रैक्टिस के लिए अतिरिक्त 4 पिच बनवाए जा रहे हैं।
JSCA स्टेडियम में चल रहे पिच निर्माण पर देखिए सनमार्ग लाइव की विशेष रिपोर्ट। रांची के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पिछले 8 से 10 सालों के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मैच खेले गए। इस दौरान पिच में आई छोटी मोटी खराबियों की ड्रेसिंग तो की जाती रही, लेकिन इस बार आने वाले तमाम मैचों को देखते हुए JSCA खास तैयारी कर रहा है। JSCA स्टेडियम में अतिरिक्त प्रैक्टिस मैच के लिए 4 और अतिरिक्त पिच बनवाए जा रहे हैं। JSCA स्टेडियम में पिच का निर्माण दरअसल पिच की टॉप ड्रेसिंग को पुनर्जीवित करने की एक प्रक्रिया के तहत की जा रही है। सबसे पहला जो लेयर आपका जो है वो आपका बहुत फाइन बालू का 4 इंच का उसको लेयर दी जाती है। 4 इंच के ऊपर फिर 4 इंच की जो दूसरी जो लेयर होती है जो बलुआ मिट्टी उसमें या दोमट मिट्टी डाली जाती है। पर्पस ये है कि दोमट और जो नीचे बालू जो दी गई है ये पिच का ये ड्रेनेज लेयर कहलाता है। और ये दोनों ड्रेनेज लेयर सेटल करने के बाद जो ऊपर जो पिच की जो मिट्टी डाली जाती है जो संभवतः 8 से लेके 12 इंच तक की मोटाई पे मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। अब ये मिट्टी जो है जिसमें कि क्ले रिच और डोमिनेंट मिट्टी पिच पे यूज़ होती है। झारखंड में पहली बार 3 तरह की मिट्टी जो है दूसरे राज्यों से एक एक्सपेरिमेंट स्टेज पे लाई गई है, जिसका कि उन राज्यों में रिस्पांस नेशनल इंटरनेशनल जो पिचेस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। पिच निर्माण में 3 लेयर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला परत महीन बालू का 4 इंच कवर दिया जा रहा है। बालू के 4 इंच के ऊपर फिर दूसरा लेयर चढ़ाया जा रहा है। इसमें बीच का ड्रेनेज क्लियर रहता है। यह दोनों कवर करने के बाद पिच में जो मिट्टी डाली जाती है वह 8 से लेकर 12 इंच तक का मोटा कवर करती है, जिसमें क्ले मिट्टी और टफ मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। पिच निर्माण के दौरान पहली बार 3 तरह की मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि अब तक 10 सालों से जिस पिच का JSCA में उपयोग होता आया है उसमें ठाकुरगांव और पिठौरिया की काली मिट्टी का उपयोग किया गया था। यह मिट्टी सपाट पिच के लिए बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन खिलाड़ियों को दूसरे पिच का अनुभव देने के उद्देश्य से ओडिशा के बलांगीर और बिहार के मोकामा के टाल एरिया के विशेषज्ञों के सुझाव पर काली मिट्टी मंगाई गई है। इसके अलावा तीसरे तरह की लाल मिट्टी बुंडू तमार से भी मंगाई गई है, जिसका लेआउट बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा रहा है। कहा जाता है कि इस निर्माण का आइडिया महेंद्र सिंह धोनी का है और उन्हीं के सलाह और सुझाव के बाद इस निर्माण को प्रारंभ किया गया है। रांची से सनमार्ग लाइव के लिए संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। राजधानी रांची में बिजली पानी की समस्या से लोग बेहाल है। एक तरफ भीषण गर्मी के वजह से लोगों को पीने का पानी बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली की आंख मिचौली से हर आम और खास लोग परेशान हैं। जनता की समस्या की आवाज बनकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी ने रांची नगर निगम का अनोखे ढंग से घेराव किया। मूलभूत सुविधाओं में हो रही लगातार कटौती को लेकर झामुमो ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। झामुमो कार्यकर्ताओं ने सर पर घड़ा और हाथों में ढिबरी लेकर प्रदर्शन किया। इसमें हम लोग जनता के हित में हम लोग चाहते हैं कि जो वादे किए गए हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। सुशासन और विकास की बात की जाती है, लेकिन जनता धरातल पर बिल्कुल त्रस्त है। और यहाँ जो महिलाएं हैं कहती हैं कि रात को 1-1 बजे उठ के वो पानी के लिए लाइन लगा देती है, न सो पाती है, न बाजार जा सकती है, न बैठ जा सकती है। बच्चे टाइम पर स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पाते हैं, गर्मी के मारे पढ़ाई बाधित हो रही है, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं बिजली की नहीं रहने से। और इसके अलावा तरह तरह की समस्याएं जो इंडस्ट्री है और आम लोग भी त्रस्त है। तो समस्याओं का इतना ज्यादा लंबा लिस्ट है कि हम लोगों को बोल नहीं सकते। इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।